नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपसे है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की है, श्रीगुप्त ने की है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की है, या फिर समुद्रगुप्त ने की है। तो पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करिएगा, और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे श्रीगुप्त ने की है। किसने की है? तो श्रीगुप्त ने की है। क्या आंसर कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। श्रीगुप्त पहले राजा हैं, गुप्त वंश के पहले राजा हैं, जो क्या करते हैं, जो महाराज की उपाधि धारण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तो महाराज की उपाधि धारण करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने 319 ईस्वी में क्या किया है? तो गुप्त संवत की शुरुआत की है। ठीक है, क्या किया? 319 ईस्वी में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत किया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, विक्रमादित्य की बात करेंगे तो इन्होंने 57 ईसा पूर्व में क्या कर दिया है? तो 57 ईसा पूर्व में इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की है। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत की है। और समुद्रगुप्त की अगर हम लोग बात करेंगे तो समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ ने क्या किया है? तो V.A. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या किया है? तो भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये बात याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल हैं जो भारत में स्थित नहीं है? बताइएगा कौन से हड़प्पाई स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं जो भारत में स्थित नहीं है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन, बनावली और रोपड़, या फिर लोथल और रोपड़। तो दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन से हैं? तो देखो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों वर्तमान में भारत में नहीं बल्कि कहाँ पर? तो बल्कि पाकिस्तान में स्थित हैं। तो पहले दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों कहाँ पर हैं? तो पाकिस्तान में। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा बैरम खां, अकबर, जसवंत सिंह, औरंगजेब, अमीर खुसरो, जहांगीर, अंबर मलिक और हुमायूं। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन संख्या आप आंसर करोगे तीसरे को, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके समय में? तो अमीर खुसरो जहांगीर के समय नहीं बल्कि किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, किसके समय में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में रहते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में रहते थे। कौन? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही क्या हो जाएगा? तो अमीर खुसरो को ही सितार और तबला की खोज का श्रेय जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सितार और तबला की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो अमीर खुसरो को जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का श्रेय भी जाता है। ठीक है, खड़ी बोली की शुरुआत का श्रेय किसको जाएगा? तो अमीर खुसरो को जाएगा। और अमीर खुसरो को क्या करते हैं? तो इनको तूती हिंद कहा जाता था, भारत का तोता कहा जाता था। ठीक है, ये किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। तो तीसरा विकल्प हमारा गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन से गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की है। तो देखो अस्थायी बंदोबस्त को हम लोग और क्या कर सकते हैं? तो अस्थायी बंदोबस्त को ही हम लोग मेरे भैया जमींदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इसी को हम लोग जमींदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसी को क्या कर सकते हैं? इसी को इस्तमरारी व्यवस्था भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इसी को जमींदारी व्यवस्था कह सकते हैं, इसी को इस्तमरारी व्यवस्था कह सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? तो ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको बंगाल बिहार उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर? तो ये आपको बंगाल बिहार उड़ीसा में व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? तो 19% क्षेत्र पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 19% क्षेत्र पर। ठीक है, 19% क्षेत्र पर आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी, जमींदारी व्यवस्था, या फिर इसको कहते हैं क्या? इस्तेमारी व्यवस्था कहते हैं। बंगाल बिहार उड़ीसा में ये व्यवस्था लागू है। और अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाएगा। क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित कर दिया था? सिराजुद्दौला ने बताएंगे किस शहर का नाम अलीनगर कर दिया था? क्या हो जाएगा? कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर या फिर फतेहपुर। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का। तो सिराजुद्दौला आपको पता है इनके समय में क्या होता है? इनके समय में 1757 में प्लासी का युद्ध होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध है वो किसके समय में होता है? वो सिराजुद्दौला के समय में होता है। ठीक है, तारीख अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होगा। ठीक है,
और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोलकाता शहर जो है इसका नाम बदल करके अलीनगर किया था। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए बिल्कुल करेक्ट कर दोगे। ठीक है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, चलिए बताएंगे। तो भारत में अगर हम लोग बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट, भूमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। छठवें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट हो जाएंगी। एनी बेसेंट की आपको 2 पत्रिकाएं देखने को मिल रही, कौन कौन सी, तो एक आपको देखने को मिलेगी न्यू इंडिया, ठीक है, एक आपको न्यू इंडिया देखने को मिलेगी, और दूसरी कौन सी, दूसरी आपको कॉमनवेल्थ देखने को मिलेगी। ठीक है, एनी बेसेंट की आपको 2 पत्रिका देखने को मिलेगी, एक न्यू इंडिया देखने को मिलेगी, दूसरी क्या हो जाएगी, कॉमनवेल्थ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप याद रखेंगे 1916 में इन्होंने क्या किया है, तो 1916 में इन्होंने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, मद्रास में क्या किया है, तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, इसने एनी बेसेंट है। और 1917 में अगर हम लोग बात करते हैं तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होगा, ठीक है, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें ये अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाली क्या है, तो ये पहली महिला है। ठीक है, क्या हो जाएंगी, तो ये पहली महिलाएं जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम करती हैं। 1917 कलकत्ता अधिवेशन में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कामागाटा मारू क्या था, तो बताइएगा। कामागाटा मारू की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या था, तो कामागाटा मारू, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो एक सैनिक यूनिट था, एक बंदरगाह था, या फिर एक पोत था, या फिर एक औद्योगिक नगर था। तो क्या हो जाएगा, तो कामागाटा मारू जो है तो ये एक क्या था, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो एक जहाज था। ठीक है, 1914 की घटना है। तो ये जो कामागाटा मारू नामक जहाज है, तो ये कई सारे भारतीयों को लेकर के कनाडा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अंग्रेजी सरकार की द्वारा वहाँ पर भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर वो लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ा विरोध होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ा विरोध हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या था, ये एक जो है जहाज था कामागाटा मारू, 1914 की घटना है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए एक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो 1937 में याद रखेंगे बुनियादी शिक्षा, और कौन, गांधी जी। अगर आपसे पूछा जाए बुनियादी शिक्षा से कौन संबंधित है, तो आप किसको आंसर करोगे, आप आंसर करोगे गांधी जी को। गांधी जी बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। बुनियादी शिक्षा का जो प्रस्ताव है वो कब, 1937 में लाया जाएगा। कहाँ पर लाया जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद या फिर वर्धा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धा में। ठीक है, वर्धा आपको कहाँ पर, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। वर्धा आपको कहाँ पर, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा चौथा प्रश्न, ऑप्शन चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा, तो स्वतंत्रता से ठीक पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा कृषक छापामार युद्ध होगा, नुआखली होगा, तेभागा होगा, पुनप्रा होगा, या फिर तेलंगाना आंदोलन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो स्वतंत्रता से ठीक पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो छापामार कृषक युद्ध जो है वो हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना के संदर्भ में हम लोग याद रखेंगे, तेलंगाना 2 जून 2014 को क्या होता है, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बनता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बनेगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, तो क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी के वायुमंडल से अगर हम लोग बात करेंगे तो रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। कहाँ से परावर्तित होंगी, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। क्या आंसर कर दोगे, तो आपका आयन मंडल हो जाएगा। आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है अगर हम लोग बात करेंगे तो कितनी होती है, तो 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई होती है आयन मंडल की। ठीक है, क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई होती है आयन मंडल की, और यहीं से रेडियो तरंगें क्या होती है, परावर्तित। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहते हैं, तो द्वीप कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, जलडमरू मध्य कहते हैं, लैगून कहते हैं। क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर करोगे आप लोग, तो 2 सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को हम लोग क्या करते हैं, जलडमरू मध्य कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तीसरा बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपसे पूछ रहा है जोजिला दर्रा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जोजिला दर्रा आपको पता है कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में आपको 5 दर्रे देखने को मिलेंगे।
कौन कौन से दर्रे देखने को मिलेंगे? तो देखो जोजिला दर्रा देखने को मिल रहा है आपको। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कौन सा, काराकोरम दर्रा देखने को मिलेगा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, और क्या हो जाएगा, और बनिहाल दर्रा। तो ये सभी दर्रे आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये सभी दर्रे आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? बताइएगा कौन सी नदी है जो पूर्व से क्या हो जाएगी, पश्चिम की तरफ। अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करते हैं, ठीक है, अपने प्यारे क्या करते हैं, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करते हैं तो कौन सी नदी है जो पूर्व से क्या हो रहा है, पश्चिम की तरफ बह रही है? बताइएगा पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन सी नदी बह रही है? ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी? क्या आंसर करोगे? कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ, कौन सी नदी है जो अरब सागर की तरफ बहती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर की तरफ बहती है? क्या आंसर करोगे? ताप्ती करोगे। ठीक है, क्या करोगे? तो ताप्ती नदी करोगे। ताप्ती नदी के किनारे ही आपको पता है सूरत शहर बसा है। ठीक है, क्या है? सूरत शहर बसा है। और ताप्ती नदी पर आपको कौन कौन सी परियोजना, तो एक आपको उकाई परियोजना देखने को मिलेगा, और एक क्या हो जाएगा, और एक आपको काकड़ा पहाड़ परियोजना देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? तो एक आपको उकाई परियोजना और एक आपको काकड़ा पहाड़ परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं आपको ताप्ती नदी पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? बताएंगे। तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो कौन सा भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? क्या हो जाएगा? तो देखो डिगबोई असम ये भी है, बॉम्बे हाई ये भी है, और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम वाला जो ये भी है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर नर्मदा नदी का वाला जो क्षेत्र है ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? तो नर्मदा नदी वाला जो क्षेत्र है ये नहीं होगा। ठीक है, क्या करोगे? ऑप्शन संख्या सी करोगे। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। बताइएगा आर्थिक आयोजन या फिर क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आर्थिक नियोजन कहेंगे। आर्थिक आयोजन या फिर क्या कहेंगे? आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन जो है ये किस सूची का विषय है? चलो जल्दी से बताएंगे। तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर में से विशिष्ट सूची। क्या हो जाएगा? चलो जल्दी बताएंगे। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को हमने कहाँ से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची को हम लोगों ने किस देश से ले लिया है? तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तीसरा बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था बताइएगा कहाँ पर की गई है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? क्या हो जाएगा? तो मौलिक कर्तव्यों को अगर हम लोग बात करते हैं तो भाग 4 का में जोड़ा गया है। ठीक है, कहाँ पर? तो भाग 4 का में जोड़ा गया है। अनुच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किस देश से हम लोगों ने लिया है? तो रूस से हम लोगों ने लिया है। और किस समिति की सिफारिश पर? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्या हो जाएगा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया है। ठीक है, कौन से संशोधन? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। क्या आंसर कर दोगे आप? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे। दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो 42वां संशोधन 1976 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उम्मीदवार की संपत्तियों और देवताओं के बारे में जानने का अधिकार है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो जानने का अधिकार आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अनुच्छेद क्या करोगे? 21, अनुच्छेद 30A, अनुच्छेद 19A, या फिर अनुच्छेद 14A, 14 में। तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आपका तीसरा हो जाएगा। अनुच्छेद 19 का में विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है अनुच्छेद 19 का के तहत। और इसी के तहत क्या है? प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता शामिल है। और इसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी में क्या हो जाएगा? तो इसी में आपको उम्मीदवार की संपत्तियों और देवताओं के बारे में जानने का अधिकार होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इसी विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता के तहत ही शामिल किया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा। भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी को प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ा सा हम लोग छोटा कर दे रहे हैं। बताइएगा तो कौन सा अधिकार है जो एक विदेशी को प्राप्त नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं? तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और क्या हो जाएगा? और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो ये 5 ऐसे अधिकार हैं जो क्या है? जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।
और किसी को नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 ऐसे मूल अधिकार है जो क्या है, जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। भ्रमण, आवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 में है, तो ये तो सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, तो ये विदेशी को नहीं प्राप्त है। अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, तो ये आपको कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपको अनुच्छेद 15 में देखने को मिलेगा। तो अनुच्छेद 15 जो है वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, सार्वजनिक रोजगार के लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो सार्वजनिक रोजगार के लिए अवसर की समानता, ये अनुच्छेद कहाँ पर है, 16 में है, तो ये क्या है, तो ये भी भारतीयों को प्राप्त है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या तीसरा बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। पंचायतों को मनमानी ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग करना या फिर चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। तो पंचायतों को मनमानी ढंग से काम करने से कौन रोकेगा, तो बताइएगा, जो पंचायतों के ऊपर होगा वही रोकेगा। तो पंचायतों के ऊपर कौन होता है, ग्राम सभा होगी, जिला कलेक्टर होगा, सरपंच होगा या फिर सचिव हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, तो पंचायतों के ऊपर मेरे भैया कौन होती है, ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होता है या ग्राम प्रधान जो होता है, तो उसके ऊपर कौन होती है, ग्राम सभा होती है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। स्मृति मंधाना के संदर्भ में मेरे भैया क्या, अब देखो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, हालांकि ऐसे प्रश्न अपवाद होते हैं लेकिन पूछ लिए गए हैं। तो स्मृति मंधाना की अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो स्मृति मंधाना क्रिकेट में आपने इनको देखा होगा, तो इनके संदर्भ में आपसे पूछ रहा है क्या हो जाएगा, तो स्मृति मंधाना देखो क्या हो जाएगा, तो ये बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ की क्या है, गेंदबाज हैं। ठीक है, और ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, क्या है, तो अगर हम लोग बल्लेबाज की बात करेंगे तो बल्लेबाज क्या है, बाएं हाथ की हैं, लेकिन अगर हम लोग गेंदबाज की बात करेंगे तो गेंदबाज क्या है, तो ये दाएं हाथ की हैं। तो ये एक जो है क्वालिटी है इनके अंदर। स्मृति मंधाना क्रिकेट के क्षेत्र में आप इनको जानते होंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, चौथा बिल्कुल इनके संदर्भ में करेक्ट है। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, अब क्योंकि ये पहले भारतीय हैं तो आपके लिए क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। पहले भारतीय हैं इसलिए आपके लिए क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं। किस क्षेत्र में देते हैं, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं पुलित्जर पुरस्कार को। पुलित्जर पुरस्कार क्या हो जाएगा, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन से भारतीय पाए हैं, तो आप आंसर करोगे गोविंद बिहारी मल। ठीक है, क्या करोगे, तो गोविंद बिहारी मल ये पहले भारतीय हैं जो क्या करेंगे, जो पुलित्जर पुरस्कार को प्राप्त करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से आपको पेंटिंग के नाम दिए गए और आपको राज्य दिया गया, बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको एक तरफ पेंटिंग के नाम दिए गए, दूसरी तरफ क्या किया गया, आपको राज्य के नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, क्या किया गया, पेंटिंग का नाम दिया गया, दूसरी तरफ आपको राज्य का नाम दिया गया। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं। 63वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर कर देंगे। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं, अभी तक बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, तो सेशन को एक बार आप लोग ज़रा लाइक और शेयर कर दो ताकि बाकी लोग तक ये पहुंच जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। गुलेर पेंटिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक नहीं होगा। गुलेर पेंटिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, गुलेर पेंटिंग जो है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ठीक है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा कांगड़ा पेंटिंग से। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसकी पुस्तक है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। हाँ, चौथा ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा था, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है, और चौथा ऑप्शन ही आंसर है, वही नहीं दिख रहा था, तब तो गड़बड़ हो जाता। क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो अगर हम लोग बात करेंगे ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसका, तो नारायण मूर्ति की पुस्तक हो जाएगी। क्या आंसर करेंगे, तो नारायण मूर्ति की पुस्तक है बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। इनकी पत्नी अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम सुधा मूर्ति है। ठीक है, क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम है सुधा मूर्ति। और इनकी अगर पुस्तक की बात कर लेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम डॉलर बहू है। ठीक है, क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, डॉलर बहू है। याद रखेंगे, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसकी, तो एन आर नारायण मूर्ति की पुस्तक है और उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति, और सुधा मूर्ति की पुस्तक का नाम क्या है, डॉलर बहू है। आगे बढ़ेंगे, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है। 65वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो गांधार कला शैली की अगर हम लोग बात करेंगे तो किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है। क्या होगा, इटली, बेल्जियम, हंगरी या फिर यूनान। सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दो ताकि बाकी साथी लोग भी जुड़ जाएं, बाकी लोगों तक भी ये सेशन पहुंच जाए। बाकी लोगों तक सेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो यूनान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यूनान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा से, बताइएगा कौन सा राज्य जिसको क्या होगा, जिसको 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कौन सा राज्य है जिसको क्या होगा, जिसको 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है। तो क्या आंसर करोगे, तो त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो ऑप्शन संख्या आपका सी जो है, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ है, चलो जल्दी से बताएगा। तो सार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो सार्क की स्थापना कब होती है, 1985 में होगी। और इनका मुख्यालय क्या होगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका मुख्यालय आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो इनका मुख्यालय आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। स्थापना होगी 1985 में। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में शामिल हुआ है और कब शामिल होगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2007 आंसर करोगे। अफगानिस्तान सार्क जो है, सार्क में अफगानिस्तान कब, तो 2007 में शामिल हुआ है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी प्रिय भाई बहन। भांड पाथेर अगर हम लोग बात करते हैं रंगमंच मुख्य रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, 68वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं भांड पाथेर की बात करेंगे तो ये एक रंगमंच है जो कि किस केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ऑप्शन संख्या सी मेरे भैया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांग्लादेश का बंदरगाह है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा एक बांग्लादेश का बंदरगाह हो जाएगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। कौन सा एक बांग्लादेश का बंदरगाह हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या आंसर करोगे, 69वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा चटगांव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो चटगांव हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर करोगे। ठीक है, बांग्लादेश के साथ आप जानते हो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ क्या करता है, तो सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, कितने की, तो 4096 किलोमीटर की। कितने की, तो 4096 किलोमीटर की क्या करता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ, तो 5 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य होंगे, तो असम होगा, ठीक है, मेघालय होगा, ठीक है, मेघालय हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और मिज़ोरम हो जाएगा, मिज़ोरम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो 5 राज्य हैं जहाँ पर क्या हो जाएगा, जिनके साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसे भारत रत्न नहीं मिला अभी तक, बताइएगा। तो खान अब्दुल गफ्फार खां होंगे, मदर टेरेसा होंगी, नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, या फिर बलदेव सिंह है। तो किसको भारत रत्न नहीं मिला है, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे मेरे भैया। क्या हो जाएगा, तो किसको भारत रत्न नहीं मिला, तो देखो खान अब्दुल गफ्फार खां की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको 1987 में मिलेगा। और ये क्या है, तो ये पहले क्या है, तो पहले गैर भारतीय है। ठीक है, क्या है, तो पहले गैर भारतीय जिनको क्या होता है, जिनको भारत रत्न मिलता है। पहले गैर भारतीय कौन है, तो अब्दुल गफ्फार खां 1987 में दिया जाएगा। मदर टेरेसा की अगर हम लोग बात करेंगे तो मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया जाता है। नेल्सन मंडेला की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेल्सन मंडेला को क्या हो जाएगा, 1990 में भारत रत्न दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, तो बलदेव सिंह हो जाएंगे। बलदेव सिंह कौन थे, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ठीक है, क्या थे, तो स्वतंत्र भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत के क्या हो जाएगा, तो पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो पहले रक्षा मंत्री हो जाएंगे बलदेव सिंह हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम लोग बात करेंगे तो लोथल कहाँ पर स्थित है, चलो जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, जो लोथल शहर है तो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना मेरे भैया। इस प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन को आंसर करना है। तो गुजरात में है, राजस्थान में है, ठीक है, पंजाब में है, हरियाणा में है, कहाँ पर है, चलो जल्दी से आंसर करोगे भैया। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग आंसर, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में अगर हम लोग बात करेंगे तो भोगवा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको बंदरगाह के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाणिनि किस
किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी पुस्तक आपको क्या मिलेगा? तो इनकी पुस्तक आपको मिलती है अष्टाध्यायी मिलती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो पाणिनि की पुस्तक आपको अष्टाध्यायी मिलेगी, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो ये भाषा और व्याकरण के, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो भाषा और व्याकरण के विद्वान थे। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? बताइएगा। चंद्रगुप्त अगर हम लोग बात करेंगे तो नाम में ही क्या है? नाम में ही गुप्त है मेरे भाई। क्या है? नाम में ही गुप्त है। क्या आंसर करोगे? गुप्त वंश करोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की है? कौन सा सल्तनत कालीन सुल्तान है जिसने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की, इक्ता प्रणाली की शुरुआत की है? तो क्या करोगे? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन तुगलक? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप आंसर करोगे इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री नीति का निरूपण किया था? बताइएगा। तो सहायक अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? सहायक संधि की बात कर रहा है। तो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने भारतीयों के साथ सहायक संधि? हेस्टिंग्स होगा, डलहौजी होगा, वेलेजली होगा, बेंटिक हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो क्या करेक्ट आंसर करोगे? तो वेलेजली हो जाएगा। वेलेजली जो है ये सहायक संधि करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो वेलेजली बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो वेलेजली। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या मेरे भैया सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कम्युनल अवार्ड अगर हम लोग बात करेंगे तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री से संबंधित है? कम्युनल अवार्ड इसी को हम लोग क्या करते हैं? तो इसी को हम लोग सांप्रदायिक पंचांग भी कहते हैं। कम्युनल अवार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होगा? तो ये सांप्रदायिक पंचांग भी इसको कहते हैं। और ये कब आया था? तो ये 1932 में आया था। तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसको प्रस्तुत किया था? तो मॉन्टो ने, एटली ने, मैकडोनाल्ड ने या फिर क्रिप्सन ने? तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसको प्रस्तुत किया था? क्या आंसर करोगे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो करोगे। भारतीय उपद्रव का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। अच्छा, कहा किसने है? तो कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। और किसको कहा है? तो ये आप लोगों को बताना है। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है, किसको कहा है? तो क्या आंसर करोगे? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा है, ठीक है। किसको कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा है। याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय शांति का जनक का। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया है? क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से जाएगा। तो 19वीं शताब्दी में अगर हम लोग बात करते हैं दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य या फिर राजा राम मोहन राय। 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो हिंदुत्व को, ठीक है, जागृत करने का काम किसने किया? तो वो करेंगे कौन? स्वामी विवेकानंद जी करेंगे। आपको पता है 1893 में अगर हम लोग बात करते हैं तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। कहाँ पर? तो शिकागो में अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व धर्म सम्मेलन होगा, ठीक है। विश्व धर्म सम्मेलन होता है, यहाँ पर ये क्या करेंगे? तो यहाँ पर ये हिस्सा लेते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन करने कहाँ पहुँचे थे? बताइएगा। तो 1918 में गांधी जी सत्याग्रह करने के लिए कहाँ पर पहुँचे थे? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। क्या हो जाएगा? तो 1918 में अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूरों के संदर्भ में सत्याग्रह करने पहुंचे थे। और यहीं पर क्या होगा? यहीं पर अहमदाबाद में 1918 में अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी पहली बार क्या करते हैं? तो पहली बार गांधी जी यहीं पर भूख हड़ताल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? तो गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल का जो प्रयोग है वो यहीं पर करेंगे, याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो गांधी जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, ठीक है। 24 दिन की यात्रा करेंगे, 241 मील की दूरी तय करेंगे, ठीक है। कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ चलना शुरू किया थे। 78 लोग थे गांधी जी के साथ। 5 अप्रैल को क्या हो जाएगा? तो 5 अप्रैल को नमक जो है दांडी तट पर पहुंचेंगे। कहाँ पर? 5 अप्रैल को अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर पहुंचते हैं? तो दांडी तट पर पहुंचेंगे। और 6 अप्रैल को अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा? तो नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं और क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की विधिवत शुरुआत हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो शुरुआत कहाँ से की थी? 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका साबरमती आश्रम से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? चलो जल्दी से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपसे पूछ रहा है। विषुवत रेखा को, देशांतर रेखा को, 0 डिग्री,
90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री पूर्वी जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा। चलो फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे और सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर करोगे मेरे भाई। सेशन को क्या करोगे तो आप लोग शेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जानते हैं, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, सियाल हो जाएगा, सीमा हो जाएगा, मोह हो जाएगा, नीफे हो जाएगा। क्या करेंगे, 12वें प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग भूपृष्ठीय स्तर की बात करेंगे तो सबसे ऊपर आपको क्या हो जाता है, सियाल देखने को मिलता है। सियाल होगा, फिर सीमा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, नीफे होगा। तो दिए गए विकल्प में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सियाल हो जाएगा। सियाल में आपको पता है सिलिका और क्या हो जाएगा, सिलिका और किसकी, और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम की अधिकता आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता आपको देखने को मिलेगी सबसे ऊपरी परत में, इसीलिए इसको सियाल कहते हैं। आगे बढ़िएगा 2011 की, अगर अच्छा ये प्रश्न तो छोड़ दो, जाने दो, आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्भ झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। 14वें प्रश्न का आंसर करें तो अगर आपसे कभी क्या कर ले, अगर आपसे पूछे मणिकरण कहाँ है तो मणिकरण आप आंसर करोगे कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर आपको क्या होगा, गर्म झरने देखने को मिलेंगे। तो गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बायोमास ऊर्जा होगा, ताप ऊर्जा होगा, जल ऊर्जा होगा, भूतापीय ऊर्जा होगा। तो क्या हो जाएगा, तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए बिल्कुल करेक्ट करोगे। ठीक है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है, 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो मुख्य आयरन और स्टील की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, तो आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, दक्कन के पठार, मालवा के पठार, तेलंगाना या फिर छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, झारखंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको जमशेदपुर देखने को मिलेगा, जिसको टाटा नगरी कहते हैं। पहला स्टील कारखाना वहीं पर लगेगा, जमशेदपुर में ही लगेगा, टाटा नगरी, स्टील नगरी कहते हैं। 1907 में क्या हो जाएगा, तो 1907 में टिस्को की स्थापना होती है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो टिस्को की स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है, तो 1907 में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, बताइएगा। स्वतंत्र भारत की जो पहली लोकसभा थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, क्या हो जाएगा। लोकसभा की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रावधान कहाँ पर किया गया, तो अनुच्छेद कहाँ पर 81 में किया गया। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा क्या हो जाएगी, 25 वर्ष की होती है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष पूछेंगे तो क्या आंसर करोगे, गणेश वासुदेव मावलंकर कर दोगे, जी बी मावलंकर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। किस देश के संविधान से भारत ने क्या किया है, तो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आपको भाग 4 में देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किस देश से हमने लिया है, यह आंसर करोगे, आयरलैंड से लिया। नीति निर्देशक तत्व हमने क्या से लिया, तो आयरलैंड से लिया। आयरलैंड अगर पूछे कहाँ से लिया, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। नीति निर्देशक तत्व को हमने कहाँ से, आयरलैंड से लिया, और आयरलैंड ने कहाँ से लिया, तो स्पेन से लिया। आगे बढ़िएगा। भारतीय संविधान की आत्मा उल्लिखित किया गया है, किसे किया गया, 23वें प्रश्न का आंसर करोगे, क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, क्या आंसर करोगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से देखा, तो 2 लोगों ने कहा है, देखो किसने किसने, एक तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है और दूसरा किसने कहा है, दूसरा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, तो दूसरा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। तो 2 लोगों ने कहा है मेरे भैया। ठीक है, 2 लोगों ने कहा है, किसको कहा है मेरे भैया, तो प्रस्तावना को कहा है। क्या हो जाएगा, तो प्रस्तावना हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तीसरा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या तीसरा बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिल, मनी बिल या फिर इसी को क्या कहेंगे, इसी को धन विधेयक कहेंगे। तो बताइएगा, पूंजी बिल कहे, मनी बिल कहे, या फिर इसी को क्या कर दे, इसी को आपसे धन विधेयक पूछ ले। तो बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक का उल्लेख करता है। चलो जल्दी से बताइएगा, कौन सा विधेयक है जो धन विधेयक का उल्लेख करता है, क्या आंसर करोगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 110 के तहत क्या है, धन विधेयक का प्रावधान किया गया। ठीक है, किसके तहत, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का प्रावधान किया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, प्रश्न बहुत बड़ा है मेरे भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, इतना बड़ा प्रश्न दिखेगा ही नहीं। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही करेंगे।
ठीक है, आज के लिए क्या करते हैं, आज के सेशन में हम लोग बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को क्या कर देना, लाइक कर देना, सेशन को क्या कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली ये क्लास मॉर्निंग में क्या होगा, तो डेली ये क्लास मॉर्निंग में 7 AM से चलती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी और बहुत सारी अपडेट मिलती रहती हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।